हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको बता दें कि हम देख रहे थे संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में, और ये हमारी लगातार कौन सी क्लास दोस्तों, 5वीं क्लास है। ठीक है, देखिए इसके पहले अगर आपने 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाइए आप हमारे प्ले लिस्ट पे, वहाँ पे हमने संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से प्ले लिस्ट बनाया है और वहाँ पे एक क्रम में हमने वीडियो लगा दी है, तो वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। देखिए हमारा आधुनिक काल चल रहा था और आधुनिक काल में हमने रासो साहित्य देख लिया था बिल्कुल अच्छे से। तो चलिए उसके आगे हम आज देखने वाले हैं। तो अगर देखिए आज पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वही चैनल है जिस पर हम संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास आपको फ्री में पढ़ाने वाले हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से। और आपको बता दें कि संपूर्ण हिंदी हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, आप जाइए प्ले स्टोर, वहां पर मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम 2021 के नाम से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सिद्ध साहित्य, जिसे हम बौद्ध साहित्य के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सिद्ध साहित्य या बौद्ध साहित्य है क्या, आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म का जो संस्थापक दोस्तों महात्मा बुद्ध ने किया था, और जो ये बौद्ध धर्म था दोस्तों ये आगे चलकर 2 भागों में बढ़ गया। ठीक है, समझिएगा, बहुत अच्छे समझिएगा कि जो बौद्ध धर्म था दोस्तों 2 भागों में बटा। कौन कौन सा? एक हीनयान था और एक महायान था। 2 भाग में बटा। फिर दोस्तों ये जो महायान था ये फिर से 2 भागों में बढ़ गया, एक सहजयान हो गई और दूसरी वज्रयान। तो जो वज्रयान के दोस्तों अनुयायी थे वही दोस्तों किसके लेखक हुए दोस्तों? सिद्ध साहित्य कहलाए, उन्होंने ही बौद्ध साहित्य की रचना की दोस्तों। दोबारा समझिएगा, देखिए पहले बौद्ध धर्म आया, बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा, हीनयान और महायान। फिर महायान भी 2 भागों में बटा, सहजयान और वज्रयान दोस्तों। तो वज्रयान शाखा के जो समर्थक थे दोस्तों, उन्होंने जो साहित्य लिखा उसे हम सिद्ध साहित्य या बौद्ध साहित्य के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए इसकी अगर हम परिभाषा की बात करते हैं दोस्तों, परिभाषा क्या है तो इसको तो अपने आप बता सकते हैं आप लोग कि देखिए आदिकाल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के वज्रयानी कवियों, देखिए वज्रयान शाखा थे इसलिए इनको वज्रयानी कवियां कहा जाने लगा। ठीक है, तो वज्रयानी कवियों द्वारा अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा कि हीनयान, महायान और महायान में वज्रयान शाखा के अंतर्गत सिद्ध साहित्य का उदय हुआ। ठीक है, चलिए अब अगर इनके हम समय काल की बात करते दोस्तों तो इनका समय काल क्या था? 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के मध्य माना जाता। ठीक है, 10वीं शताब्दी तक माना जाता। अगर बात करते हैं कहां पे थे, इनका मुख्य केंद्र कौन कौन सा था, तो एक श्री पर्वत हो गया, अर्बुद पर्वत हो गया, तक्षशिला दोस्तों आपको पता है, तक्षशिला नालंदा ये क्या है दोस्तों? विश्वविद्यालय है, बहुत ही प्राचीन। तक्षशिला कहां पड़ता? पाकिस्तान में। और असम दोस्तों और बिहार में इनका प्रमुख केंद्र था। अगर बात करते हैं इनको किस राजा का संरक्षण प्राप्त था दोस्तों, तो आपको बता दें कि सिद्धों को दोस्तों पाल वंश का संरक्षण प्राप्त था। आपको और बता दें कि सिद्ध बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों से परेशान होकर नेपाल, भूटान और तिब्बत की ओर ये चले गए थे दोस्तों। जब भारत में मुस्लिम आक्रमण हुआ, इनसे जो थे दोस्तों ये बौद्ध अनुयायी दोस्तों परेशान हो गए और वो अपना देश छोड़ के दोस्तों दूसरे देश में शिफ्ट होने लगे, जैसे नेपाल, भूटान और तिब्बत की ओर चले गए। ठीक है, चलिए अब देखिए सिद्ध के बारे में सबसे पहले जानकारी कहां मिलती है, तो आपको बता दें कि सिद्ध के बारे में सबसे पहले जानकारी ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। कौन सी है? वर्ण रत्नाकर नामक रचना है दोस्तों। इसमें 14वीं शताब्दी की मैथिली ग्रंथ से प्राप्त हो। किस भाषा में लिखी गई? मैथिली भाषा में। क्वेश्चन आएगा कि सिद्ध के बारे में दोस्तों सबसे पहले जानकारी कहां मिलती है, जो ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना किसमें? वर्ण रत्नाकर में। किस भाषा में लिखी गई है? तो मैथिली ग्रंथ है दोस्तों, मैथिली भाषा में लिखी गई है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए सिद्धों की रचनाओं की खोज सबसे पहले किसने की, तो आप याद रखेंगे हरप्रसाद शास्त्री ने। देखिए नेपाल से की है। इनकी वाणियों का संकलन 1917 में बौद्ध गान ओ दोहा के नाम से बांग्ला भाषा में किया। किसने? हरिप्रसाद शास्त्री ने सबसे पहले सिद्धों की रचनाओं की खोज की थी। कहां से? नेपाल से। ठीक है, बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब समझिएगा कि सिद्धों के बारे में विस्तृत जानकारी सबसे पहले किसने दी दोस्तों, तो सिद्धों के बारे में विस्तृत जानकारी किसने दी, तो राहुल सांकृत्यायन ने दी दोस्तों। ठीक, किसमें इनकी रचना है? हिंदी काव्य धारा 1935 में प्रकाशित हुई। तो याद रखेंगे सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी, तो राहुल सांकृत्यायन ने। जानकारी तो पहले किसी और ने दे दी दोस्तों, सबसे मतलब विस्तृत जानकारी किसने दी, तो राहुल सांकृत्यायन ने। और आपको बता दें कि राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध साहित्य का आरंभ सरहपा
के काल से माना, मतलब जब सरहपा का समय था वहीं से कहते हैं कि सिद्ध साहित्य का आरंभ हुआ। और सिद्ध जो सरहपा है इनका कार्यकाल कितना माना दोस्तों, 669 ईस्वी के लगभग माना है। और यहीं से मानते हैं कि सिद्ध साहित्य का आरंभ भी हुआ। किस कौन मानते हैं, राहुल सांकृत्यायन दोस्तों। और आपको बता दें कि राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यही सही भी है कि सरहपा को ही दोस्तों हिंदी का प्रथम कवि माना भी जाता है। किसके अनुसार है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सरहपा हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो सरहपा आप बता देना। अगर नाम लेता है राहुल सांकृत्यायन के अनुसार तो वो भी ठीक है, वो भी सरहपा ही होंगे दोस्तों। और एक चीज बता दें कि राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या कितनी मानी है, 84 मानी। ये बोले कि सिद्ध कितने हैं, टोटल 84 हैं दोस्तों। तो चलिए उनके नाम भी हम दिखा देते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं दोस्तों। पहला लुइपा हो गया, लोल्लप हो गए, विरूपा, डोमभिपा, शबरिपा, सरहपा, कंकालिपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, ठीक, वीणपा, शांतिपा, तंतिपा, चमरिपा, खंडपा, नागार्जुन हो गए, करहपा हो गए, कंडरिया और थगनपा, नरोपा, शालिपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोखमधिपा, अजोगीपा, ठीक, कालपा, घोम्भिपा और कंकड़पा, कमरिपा, डेंगीपा, भदेरिपा, तंघेपा, कुकुरीपा, कुसुलिपा, धर्मपा, महीपा, अचिंत्यपा, भलहपा, ठीक, नलिनपा, भुसुकपा, इंद्रभूति, मेकोपा और कुडालिपा, कमरिपा, जालंधरपा, राहुलपा, धर्मरिपा, धोकरिपा, मेदिनीपा, पंकजपा, घटापा, जोगीपा, चेलुकपा, गुंडरीपा, ठीक, गुंडरिया और लुचकपा, निर्गुणपा और जयानंत चरपटिया, ठीक है, चरपटिपा और चंपकपा और भिखनपा और भलिपा, कुमरिपा, जबरिपा, मणिभद्रा, मेखला, कनकलपा, ठीक है, कनकलपा, कलकल्पा और कंतलिपा, धरुहिपा, उधलिपा और कलालपा, किलपा, सागरपा, सर्वभक्षपा, नागोबोधिपा, दारिकपा, देखिए 77 हो गए दारिकपा तक। और पुतलिपा, पनहपा, कोकिलपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा, समुदपा, भालिपा दोस्तों। तो ये हो गए टोटल 84 सिद्ध। पता नहीं क्या है दोस्तों, इनके नाम कैसे हैं वो लेने भी बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों, एक चीज और समझिएगा, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि 5 सिद्ध, जो सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य दोनों में आते हैं दोस्तों। अभी नाथ साहित्य भी पढ़ाएंगे, तो ऐसे कौन से 5 सिद्ध थे दोस्तों जो नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य दोनों में गिने जाते हैं दोस्तों। तो कौन है, तो मत्स्येंद्रनाथ, जालंधरपा, चरपटनाथ, नागार्जुन और गोरखनाथ। ठीक है, तो ये 5 ऐसे सिद्ध हैं दोस्तों जो नाथ साहित्य भी आते हैं और सिद्ध साहित्य में भी आते हैं दोस्तों। अब एक चीज और बता दें कि जो 84 दोस्तों सिद्धों की कुल 84 जो सिद्ध थे, इनमें से 4 महिला सिद्ध भी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन कौन सी, लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा, कनकलापा और मेखलापा। तो ये 4 महिलाएं भी सिद्ध थी दोस्तों। इन सिद्धों 84 सिद्धों में 80 पुरुष और 4 महिला भी थी। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में सोचते हैं दोस्तों कि उलटवासियों का आरंभिक रूप सबसे पहले सिद्ध साहित्य में ही प्राप्त होता है दोस्तों। उलटवासी का होता है दोस्तों जो उल्टा बोलना। जैसे कबीरदास जी इसका प्रयोग करते थे कि कबीरदास की उल्टी वाणी और बरसे कंबल भीगे पानी, मतलब कंबल को बरसा रहे थे और पानी को भिगा रहे थे ना, तो वो चीजें आप समझिएगा, यही उलटवासी होती है। इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो सिद्ध साहित्य से ही प्राप्त होता है। अब देखिए मुनिदत्त या अद्वैवाज्य जी क्या बोलते हैं इनके बारे में कि इन्होंने सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम दिया। क्या बोला है, संध्या भाषा का। ये क्वेश्चन पूछा सकता है। हर प्रकाश शास्त्री क्या बोलते हैं इनकी भाषा को, कहते हैं इनकी भाषा आलो अंधारी है। क्या है, आलो अंधारी है, मतलब कोई ज्यादा समझ नहीं पाता। ठीक है, अब देखिए सिद्धों का कालक्रम, अगर कालक्रम की बात करते हैं तो पहले सरहपा आए, फिर लुइपा आए, फिर सबरपा, फिर कंडपा, फिर डोम्भिपा। ठीक है, तो चलिए कुछ सिद्धों जो मेन है दोस्तों उनके बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या जानने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले सरहपा। क्या, सबसे पहले सरहपा दोस्तों। देखिए इनके अगर हम समय की बात करते हैं तो राहुल सांकृत्यायन ने इनका काल कितना माना है, 669 के लगभग माना है। देखिए डॉक्टर बी भट्टाचार्य ने इन्हें बांग्ला भाषा का प्रथम कवि माना। याद रखेंगे कि सरहपा कौन है, बांग्ला भाषा के प्रथम कवि किसने माना, तो भट्टाचार्य ने। देखिए राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि भी माना। ये भी आपको पता होगा कि राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि भी माना है।
ठीक है। अब देखिए सरपा सिद्ध के सबसे पुराने कवि होने के कारण इन्हें आदि सिद्ध भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पुराने सबसे मेन है दोस्तों, इसीलिए इनको आदि सिद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं इनके बारे में। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरपा में ही दिखता है। अब देखिए सरपा पाल शासक धर्मपाल के क्या थे, समकालीन थे, मतलब उसी समय थे सरपा जब धर्मपाल दोस्तों थे, धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल आप जानते हैं पाल वंश के संस्थापक थे, ठीक है। अब देखिए इनका मूल नेम क्या है दोस्तों, सरपा का मूल नेम क्या क्या है तो आपको बता दें, इनका मूल नेम क्या है, राहुल भद्र है, और इन्हें दोस्तों सरोज वज्र, सरोरूह वज्र, ठीक, पदम वज्र, सरोज भद्र आदि विभिन्न नामों से इनको पुकारा जाता है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने कुल कितने 32 ग्रंथ लिखे, जिनमें से दोहा कोश क्या है, प्रमुख है दोस्तों। दोहा कोश में सरपा, तिल्लोलपा, कंडपा के गीत संग्रह है, मतलब कि इनके दोहे संग्रहित हैं। और दोहा कोश का संपादन किसने किया है तो डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है, ठीक है। अब देखिए राहुल संकृत्यायन का कहते हैं ये हरिभद्र नामक बौद्ध दार्शनिक के शिष्य थे, मतलब किसके थे, हरिभद्र नामक बौद्ध दार्शनिक के क्या थे, शिष्य थे दोस्तों सरपा, ठीक है। और दोस्तों सरपा के शिष्य कौन हुए, सबरपा हुए, क्या सरपा के शिष्य कौन हुए, सबरपा। तो चलिए सबरपा के बारे में जानते हैं। सबरपा का जन्म कब हुआ तो 780 ईस्वी के आसपास, और दोस्तों इनका जन्म क्षत्रिय वंश में, किसका, सबरपा का जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ, और सरपा इनके गुरु थे, हमने पहले बता दिया। और देखिए इन्हें भी राजा धर्मपाल के समकालीन थे दोस्तों, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ये प्रधानाचार्य थे। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा दोस्तों सिद्ध जो था वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का प्रधानाचार्य भी रहा, तो कौन रहा है, सबरपा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इनकी रचना की बात करते हैं, तो पहली रचना क्या है, चर्यापद। देखिए चर्यापद में क्या आचरण संबंधी बातें हैं, इसमें 106 पद हैं, दोहा छंद है, मुक्तक रचना है, ठीक है। अब देखिए चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतया अनुष्ठानों के समय गाया जाता है दोस्तों, ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरी रचना क्या है, महामुद्रा वज्र गीत, जो कि साधनात्मक रचना है, और वज्र योगिनी साधना दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले हैं लुइपा, ठीक है, लुइपा के बारे में जानते हैं। इनके समय काल की बात करते हैं तो दोस्तों 773 ईस्वी कौन कौन मानता है तो राहुल संस्कृत और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 773 ईस्वी इनका मानता है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका 830 मानते हैं। अब अगर हम लुइपा के गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम क्या था, सबरपा है, क्या है, सबरपा है दोस्तों। और 84 सिद्धों में लुइपा को प्रथम स्थान मिला, मतलब इनका स्थान क्या है, सबसे ऊंचा है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। और इनका जन्म कायस्थ परिवार में हुआ था, ये भी धर्मपाल के ही समकालीन थे दोस्तों। अभी तक हम जितने पढ़ रहे हैं सबके सब किसके समकालीन थे, धर्मपाल के, ठीक है। अब देखिए सिद्ध कवियों में सबसे बड़े रहस्यवादी कवि लुइपा ही थे, हमने बता दें इनको प्रथम स्थान भी प्राप्त था। और डॉक्टर नगेंद्र ने साधना की दृष्टि से 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुइपा को ही दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि लुइपा साधना में इतने ऊंचे थे, क्या दोस्तों, कि लुइपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा कौन, दारिकपा, आपने 84 सिद्धों में देखा होगा, दारिकपा, और उनके मंत्री डोंगिपा, ये भी 84 सिद्धों में शामिल, इनके शिष्य हो गए थे दोस्तों। ये लुइपा, देखिए लुइपा गए थे राजा, उड़ीसा राजा के पास गए, और उन्हें दोस्तों इतना अच्छा ज्ञान दिया कि उनके शिष्य बन गए कौन, राजा दारिकपा और डोंगिपा, राजा के मंत्री डोंगिपा भी, ठीक है। चलिए अब देखिए कंडपा ने अपनी रचना चर्या विनिश्चय में लुइपा को सहज धर्म का प्रथम आचार्य माना। तो पूछा जा सकता है कि लुइपा को किसने सहज धर्म का प्रथम आचार्य माना, तो कंडपा ने, किसमें, चर्या विनिश्चय पद में, ठीक है। अब देखिए लुइपा की रचना कौन सी है दोस्तों, तो लुई पाद गीत का दोस्तों, जिसमें 240 पद है, कितने हैं, 240 पद हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे। अब देखते हैं कंडपा के बारे में। देखिए कंडपा की बात करते हैं तो इनका जन्म दोस्तों कब मानता है तो विक्रम संवत 810 मानते कौन, राम कुमार वर्मा, और 820 ईस्वी कौन मानता है, राहुल संकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। इनके अगर मूल नाम की बात करते हैं तो कंडपा है, या फिर इनको कृष्णपा भी कहा था, थोड़ा काले थे इसलिए इनको कृष्णपा भी कहते हैं, कंडपा भी कहते हैं, कंडपा भी कहते हैं, ठीक है। इनके जन्म की अगर बात करें तो कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में हुआ है दोस्तों, और कंडपा बिहार के सोमपुरी नामक स्थान पर रहते थे, तथा जालंधरपा को अपना गुरु बनाया, किसको, जालंधरपा को अपना गुरु बनाया, किसने, कंडपा ने। कहां रहते थे, बिहार के सोमपुरी नामक स्थान पर। देखिए गुरु की बात करते तो जालंधरपा हो गए, और कुल रचनाएं इन्होंने 74 लिखी, किसके अनुसार, नगेंद्र के अनुसार, और 32 कहते हैं कौन, राहुल संकृत्यायन दोस्तों। देखिए काव्य कला की दृष्टि से कंडपा सबसे श्रेष्ठ कवि थे, और इनकी रचनाएं कौन सी है, चर्या विनिश्चय दोस्तों, 355 छंद हैं,
और कर्णपात गीतिका दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दें सिद्धों में सर्वाधिक रचनाएं इन्हीं के द्वारा की गई। ठीक है, किसके द्वारा? इन्हीं के द्वारा सिद्धों में सबसे ज्यादा रचनाएं की गई। ये भी महाराजा देवपाल के ही समकालीन थे। और आपको बता दें राहुल संस्कृत्यायन क्या कहते हैं, कर्णपा पांडित्य और कवित्व में क्या थे? बेजोड़ थे दोस्तों। क्या थे? बेजोड़ थे। चलिए आगे देखते हैं डोम्बिपा या फिर डोम्बिपा कुछ भी कह सकते हैं। 840 ईस्वी इनका शुरुआत है दोस्तों। जन्म कहां हुआ? तो मगध के क्षत्रिय वंश में। गुरु का नाम क्या था? वीणापा था दोस्तों। और कुल रचनाएं कितनी थी? 21। कौन सी मेन देख लेते हैं तो डोम्बी गीतिका और अक्षर द्विकोपदेश और योगचर्या दोस्तों किसकी हैं? डोम्बिपा की क्या है दोस्तों रचनाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कुक्कृपा दोस्तों। कौन? कुक्कृपा दोस्तों। इनके जन्म स्थान की बात करते हैं दोस्तों। जन्म की बात करते हैं 893 ईस्वी माना विक्रम संवत में आया था। और गुरु कौन थे इनके? चरपटिया। और उनकी कुल रचनाएं कितनी है? 16 जो कि उपलब्ध नहीं है दोस्तों। क्या ठीक दोस्तों, तो ये हो गया आपका सिद्ध साहित्य दोस्तों। आपको कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। उससे पहले बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हम इसी चैनल पर संपूर्ण हिंदी पढ़ाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।